में टाइप्स ऑफ रिसर्च की बात कर रहे थे। टाइप्स ऑफ रिसर्च में हमने जिन रिसर्च की बात की उनमें हमारे पास सबसे पहला था फंडामेंटल रिसर्च वर्सेस अप्लाइड रिसर्च वर्सेस एक्शन रिसर्च। तो किसी भी चीज के बारे में जो फंडामेंटल स्टडी होती है, जो बेसिक स्टडी होती है, जो डिटेल्ड स्टडी होती है, यानी जिसके द्वारा हम बेसिक रूल्स की खोज करते हैं, बेसिक नियमों की खोज करते हैं, वो फंडामेंटल रिसर्च होता है। उनका जो जो एप्लीकेशन बन सकता है वो अप्लाइड रिसर्च है। उन एप्लीकेशंस का रियल लाइफ में, एक्चुअल लाइफ में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम एक्शन रिसर्च करते हैं। इसको तुम ऐसे समझ लो, जैसे पैरासिटामोल का नाम सुना है? पैरासिटामोल का नाम सुना है? नो सर। यस सर। पैरासिटामोल किस लिए यूज होता है? फीवर। सर फीवर दर्द। कंट्रोल करने के लिए। अब देखो, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना इस चीज को। पैरासिटामोल की खोज किस में आएगी? पैरासिटामोल की खोज का मतलब हुआ एक केमिकल के बेसिक गुणों की खोज, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक की खोज कि वह फीवर ठीक कर सकता है। पैरासिटामोल की खोज की क्या हो गई? फंडामेंटल रिसर्च। उसके हमने बहुत से अलग अलग टैबलेट बनाए, कॉम्बिफ्लेम बनाया, विक्स बनाया, नाइस बनाया, सुमो बनाया, बहुत सारे टैबलेट बने, कालपोल बना। ठीक है, ये सब क्या हो गया? अप्लाइड रिसर्च। और किसी पर्सन को फीवर है, आपने उसे पैरासिटामोल खिला दिया, यह क्या हो गया हमारे लिए? एक्शन रिसर्च। एक्शन। क्लियर है? क्लियर है तीनों का अंतर? यस सर। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन किस में आएगा? फंडामेंटल रिसर्च में आएगा। ठीक है, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का इस्तेमाल करके हमने रॉकेट बनाया, तो रॉकेट को बनाना किस में आएगा? अप्लाइड रिसर्च में। और रॉकेट को लॉन्च करना किस में आएगा? एक्शन रिसर्च में। एक्शन एक्शन। रिसर्च। क्लियर है तीनों का डिफरेंस? तीनों का डिफरेंस क्लियर है? यस यस सर। सर। चलिए, तो किसी भी चीज के बेसिक गुणों की स्टडी करना फंडामेंटल रिसर्च है। उस बेसिक गुणों के बेसिक रूल से क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं? अप्लाइड रिसर्च है। और फाइनली उसका इस्तेमाल करके, ये है क्या, और फाइनली उसका इस्तेमाल करके किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना एक्शन रिसर्च। ये बेसिक डिफरेंस है तीनों में। एक्शन रिसर्च का एक खास तरह का पैटर्न होता है, एक साइक्लिक वे में एक्शन रिसर्च काम करता है। क्या होता है उसमें? प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, फिर से प्लान। ये साइकिल चलता रहता है एक्शन रिसर्च में। यानी हम प्लान करते हैं, फिर उसे, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर उसे ऑब्जर्व करते हैं रिजल्ट क्या रहा, उस रिजल्ट को हम फिर से स्टडी करते हैं, और फिर उस नई स्टडी के बेसिस पे हम फिर से रिप्लान करते हैं। और ये साइकिल हमारा स्पाइरल में चलता रहता है। क्लियर है? जैसे स्प्रिंग होता है ना, पेन में स्प्रिंग होता है, याद है? पहले जो पेन आते थे निब रिफिल वाले, उसमें स्प्रिंग लगा होता था, टिप टॉप वाले जो पेन होते थे। तो जो यस स्प्रिंग सर। होता है, स्प्रिंग का जो कॉयल होता है, वो किसका एग्जाम्पल है? ठीक वैसे ही हमारा जो एक्शन रिसर्च है वैसे ही होता है, साइक्लिक ऑर्डर में। ठीक है, प्लान किया, फिर एक्शन, फिर एक्ट किया, फिर ऑब्जर्व किया, फिर उसका से उसको रिफ्लेक्ट किया, दोबारा फिर से रिप्लान किया, फिर से एक्ट किया, फिर से ऑब्जर्व किया, फिर से उसको रिफ्लेक्ट किया, और ये साइकिल हमारा चलता रहता है। अगला क्लासिफिकेशन था डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल। तो डिस्क्रिप्टिव का मतलब किसी भी चीज के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब करना डिस्क्रिप्टिव, और दिए गए डेटा को एनालाइज करना एनालिटिकल। तो एनालिटिकल रिसर्च के बेसिस पे हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बेसिस पे हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। इन दोनों के लिए एक मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि चूंकि दोनों में से किसी में भी हमारे पास हमारे वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करने की क्षमता नहीं होती है। वेरिएबल्स एनालिटिकल में तो वेरिएबल्स का कोई मतलब ही नहीं बनता है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में जो वेरिएबल्स होते हैं हम उसको एज इट इज रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं करते हैं। तो इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज दैट द रिसर्चर हैव नो कंट्रोल ओवर द वेरिएबल। रिसर्चर का वेरिएबल्स के ऊपर, चरों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। ही और शी कैन ओनली रिपोर्ट व्हाट इज हैपनिंग और व्हाट हैज ऑलरेडी बीन हैपन। वह केवल इस चीज की रिपोर्टिंग कर सकता है कि क्या हो रहा है या क्या ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, श्योर है? दूसरा एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च क्या कहलाता है? जब हमारे पास डेटा होता है, इंफॉर्मेशन होती है,
उन सूचनाओं को एनालाइज करते हैं और उसके आधार पर हम किसी रिजल्ट पे पहुंचते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? एनालिटिकल रिसर्च कहते हैं। क्लियर है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का एक सब पार्ट होता है एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च। एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च का मतलब क्या है? किसी घटना के होने के बाद उसकी स्टडी करना, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सपोस्ट फैक्टर स्टडी। क्लियर है? कोई भी घटना हुई है उसके बाद जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सपोस्ट फैक्टर स्टडी कहते हैं। ठीक है, श्योर है? उसके बाद हम आते हैं एक्सप्लोरेटरी वर्सेस फॉर्मलाइज्ड। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने का प्रयास करना। तो यह क्या होता है? एक्सप्लोरेटरी होता है। जब हम किसी चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने का प्रयास करते हैं तो उसके बारे में हमारे मन में एक सर्टेन व्यू पॉइंट बनता है। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम किसी भी चीज के बारे में एक सर्टेन व्यू पॉइंट बनाते हैं, यानी एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं। और फाइनली जब हम उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करके उसे थ्योरी के फॉर्म में बदलते हैं, तो वो चीज क्या होती है? फॉर्मलाइज्ड हो जाती है। क्लियर है सबको? श्योर है? यस सर। चलिए इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ठीक है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के तो का एक और बेनिफिट होता है कि उसके द्वारा हम अपने रिसर्च का और हम अपने हाइपोथेसिस का की वायबिलिटी क्या, हमारे शोध की वायबिलिटी क्या है, इसे भी हम टेस्ट कर सकते हैं। अगला आता है हिस्टोरिकल रिसर्च। अब हिस्टोरिकल रिसर्च जो है पास्ट की चीजों की स्टडी है। ठीक है, तो हिस्टोरिकल रिसर्च में हम क्या करते हैं? अपने पास्ट की स्टडी करते हैं, पास्ट की घटनाओं की स्टडी करते हैं, मानव जीवन पर उसे क्या प्रभाव पड़े हम इसके स्टडी करते हैं, उसे हम हिस्टोरिकल रिसर्च कहते हैं। क्लियर है? किस तरह से उन चीजों ने, उन घटनाओं ने उस समय के चीजों को परिवर्तित किया या भविष्य का के ऊपर उसका क्या असर पड़ा। ठीक है, उन घटनाओं की जब हम डिटेल स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ऐतिहासिक रिसर्च, हिस्टोरिकल अनुसंधान कहते हैं। ठीक है, यानी ऐतिहासिक अनुसंधान या हिस्टोरिकल रिसर्च उसे हम कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें हम केवल पास्ट की स्टडी करते हैं। ठीक है, और इस सेंस में स्टडी करते हैं कि अ, उन चीजों ने हमारे आसपास की चीजों में किस तरह से परिवर्तन किया, उनका क्या इम्पैक्ट रहा, हम कई बार इसकी स्टडी भी करते हैं। अब हिस्टोरिकल रिसर्च में हमारे पास दो तरह के डेटा होते हैं। हम वहाँ प्राइमरी डेटा का भी इस्तेमाल करते हैं और हम वहाँ पे सेकेंडरी डेटा का भी इस्तेमाल करते हैं। प्राइमरी सोर्सेज में क्या आते हैं? जो भी आपने खुद खोज की है, चाहे वो आपका एक्सकेवेशन हो गया, किसी जगह की खोज हो गई, इस तरह की चीजें आ गई। सेकेंडरी डेटा में क्या आएगा? सेकेंडरी डेटा में आएगा किसी दूसरे के लिखे गए जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, हम उनका इस्तेमाल करेंगे तो वह क्या होगा? सेकेंडरी डेटा होगा। क्लियर है? किसी दूसरे ने अगर कुछ डिटेल्स दिए हैं तो उसका अध्ययन क्या होगा? सेकेंडरी डेटा होगा। तो हमारे पास यहाँ सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों तरह का डेटा होता है। अच्छा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डेटा को इवेलुएट करना। डेटा को इवेलुएट करने का मतलब ये है कि हम जो डेटा इस्तेमाल करने जा रहे हैं वह डेटा हमारा सही है या नहीं है, इसके इवेल्युएशन की बात आती है। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म एंड इंटरनल क्रिटिसिज्म। तो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म में हम क्या करते हैं? डेटा, दो दो चीजें होती हैं, हायर ऑर्डर, लोअर ऑर्डर। ठीक है, हायर ऑर्डर क्रिटिसिज्म में क्या होता है कि डेटा हमारा, यानी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो सही है या नहीं है, इसका अध्ययन। और लोअर ऑर्डर में क्या होता है? वह लिंग्विस्टिकली करेक्ट है या नहीं, इसका अध्ययन। तो डेटा हमारा फेक तो नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा चीज तो नहीं है जो हम जिस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो इंफॉर्मेशन सही है या नहीं है, इसका अध्ययन हम कहाँ करते हैं? इवेल्युएशन ऑफ डेटा में करते हैं, सिंपल टर्म में अगर मैं कहूँ तो। और उसके बाद से फाइनली हम रिसर्च रिपोर्ट अपना तैयार करते हैं। ठीक है, चलिए इससे आगे चलते हैं। अगला जो हमारे पास क्लासिफिकेशन आता है वह क्लासिफिकेशन आता है डायग्नोस्टिक। एक मिनट रुको। अगला जो क्लासिफिकेशन आता है उसमें हम रखेंगे लैब वर्सेस फील्ड वर्सेस लाइब्रेरी रिसर्च। इन तीनों में डिफरेंस क्या है? प्रयोगशाला, फील्ड, क्षेत्र कह सकते हो, और लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय। इन तीनों में क्या डिफरेंस है, यह क्या? और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम कंट्रोल्ड कंडीशन में कोई स्टडी करते हैं, कहाँ? जहाँ के इन्वायरमेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो कंट्रोल्ड कंडीशन जहां भी होगी उसे हम क्या कहेंगे? लैब रिसर्च कहेंगे। जब ओपन इन्वायरमेंट होगा,
तब उसे हम क्या कहेंगे? फील्ड रिसर्च। और जब बुक्स, प्लेज या रिटर्न मटेरियल के बेसिस पे कोई भी स्टडी होगी, ओनली बेस्ड ऑन रिटर्न मटेरियल, तब वो क्या होगा हमारा? लाइब्रेरी रिसर्च होगा। क्लियर है? तीनों में कोई डाउट? नो सर। एक छोटा सा एग्जांपल ले लें। यस सर। बहुत फेमस फिल्म है, बहुत फेमस एक्टर है सलमान खान, उनकी एक फिल्म आई थी क्योंकि। क्योंकि के एग्जांपल मैं हर बैच में लेता हूँ क्योंकि बहुत कॉमन सा एग्जांपल। क्योंकि में उन्होंने एक पागल का रोल किया है, मेंटली रिटार्डेड पर्सन का रोल किया है, और उनके डॉक्टर होते हैं जैकी श्रॉफ एंड करीना कपूर। शुरू शुरू में उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और वहां उनकी एक्टिविटी को जज किया जाता है, देखा जाता है। तो जब तक वो मेंटल हॉस्पिटल में है तब तक उसे हम क्या कहेंगे? जब तक वो मेंटल हॉस्पिटल में है तब तक उसे हम क्या कहेंगे? लैब बताइए। रिसर्च। लैब रिसर्च। लैब का मतलब केवल प्रयोगशाला नहीं होता है। कोई भी अगर कंट्रोल्ड कंडीशन है तो किस में काउंट होगी? लैब में काउंट होगी। क्लियर है गाइस? कोई भी कंट्रोल्ड कंडीशन होगी तो वो कहाँ काउंट होगी? लैब में काउंट होगी, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है? फिर जब उसकी हालत थोड़ी सुधरती है तो उसको लेके कहाँ जाते हैं लोग? उसको लेके लोग जाते हैं ओपन स्पेस में, यानी पार्क में, मार्केट में लेके जाते हैं, ये देखने के लिए कि उसमें कितना बदलाव आया है। तो वह क्या हो जाएगा हमारे लिए? वह चीज क्या हो जाएगा हमारे लिए? फील्ड फील्ड रिसर्च। रिसर्च। और जब आप सिंपली किताबों के बेसिस पे कोई स्टडी कर लेते हैं, रिटर्न मटेरियल के बेसिस पे कोई स्टडी कर लेते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं? लाइब्रेरी। बिल्कुल। उससे हम क्या कह देंगे? उससे हम कह देंगे कि वह क्या है हमारे लिए? लाइब्रेरी रिसर्च है। श्योर है सब लोग? कोई डाउट इसमें है? नो सर। चलिए फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं। रिसर्च का जो अगला क्लासिफिकेशन है वह कहता है कि रिसर्च या तो कंसेप्चुअल होगा या फिर इंपेरिकल होगा। कंसेप्चुअल होगा या फिर इंपेरिकल होगा। तो जब भी कोई रिसर्च केवल एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के बेसिस पे होता है, बिना किसी एक्सपीरियंस, बिना किसी फैक्ट के, केवल आइडिया के बेसिस पे जब भी आप कोई स्टडी करते हो, तब उसे हम क्या कहते हैं? कंसेप्चुअल रिसर्च करते हैं। और जब कोई भी रिसर्च डेटा बेस्ड होगा, और वो डेटा कैसे मिलना चाहिए? या तो एक्सपीरियंस से मिला हो या फिर एक्सपेरिमेंट से मिला हो, तब उसे हम क्या कहेंगे? इंपेरिकल रिसर्च कहेंगे। तो अगर डेटा बेस्ड कोई रिसर्च है तो वह क्या होगा? इंपेरिकल रिसर्च होगा। और अगर कोई आइडिया बेस्ड रिसर्च है तो वह चीज क्या होगी? कंसेप्चुअल रिसर्च होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन जो मैं हमेशा करता हूँ आप लोगों की क्लास में, आज भी मैं आपसे पूछूंगा। आप मुझे एक बात बताओ, द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा कटवा के क्यों कटवाया? द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा क्यों कटवाया? बोलिए। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा क्यों कटवाया, ये बताओ। क्या सोचे कटवाया? बताइए। नहीं पता सर। नहीं पता तो सबको है, बस आप लोग सर, बोलना नहीं चाहते। सर बोलो। अर्जुन तक ये जीत सकते हैं। अर्जुन से कमतर बनाने के लिए, कि हाँ, एकलव्य जो क्योंकि है अर्जुन से कमतर हो जाएगा? एकलव्य बहुत ज्यादा उनसे स्ट्रांग थे, मतलब उस टाइम ज्यादा स्किल्ड थे। अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, आप लोगों को भारतीय तीर धनुष के बारे में कितना पता है? अच्छा, आपने जो कहा वो किस चीज के ऊपर आधारित है बताओ। आप जो कह रहे हो वो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर आधारित है, या आपके ऑब्जर्वेशन के ऊपर आधारित है, या किसी एक्सपेरिमेंट के ऊपर आधारित है? कि आपको तीर धनुष चलाने का कोई एक्सपीरियंस है? जो ट्रेडिशनल भारत में बो एंड एरो है उसकी बात कर रहा हूँ। नो सर। क्या आपने कभी तीरंदाजों को तीर चलाते हुए देखा है, आधुनिक तीरंदाजों को? नो सर। नहीं। तो आपका यह जो
जो भी आपका स्टेटमेंट है वह ना तो आपने खुद किया है, यानी एक्सपेरिमेंट बेस्ड नहीं है, ना तो आपका कोई एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के ऊपर भी बेस्ड नहीं है, और नहीं आपने दूसरों को ऑब्जर्व किया है। तो यार सिंपली आपका आइडिया है कि अंगूठा कट जाएगा तो सामने वाला पर्सन तीर नहीं चला पाएगा, यही बात ना। यस सर। तो अब एक सामान्य सी बात करते हैं, दो तीन चीजों की बात करते हैं। जो तीर तीर धनुष चलाने का जो सिस्टम है भारत में, उसमें अंगूठे का इस्तेमाल ही नहीं होता है। आप आज भी देखोगे तो जो तीरंदाज हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, वह म, पहली और दूसरी उंगली का इस्तेमाल करते हैं, अंगूठे का इस्तेमाल ही नहीं होता है। प्रत्यंचा को खींचने के लिए, यानी धनुष की डोरी से प्रत्यंचा कहा जाता है, उसे खींचने के लिए अंगूठे का इस्तेमाल ही नहीं होता है, पहली और दूसरी उंगली का इस्तेमाल होता है, पहली बात। ठीक है। अगर तुम अंगूठे का इस्तेमाल करते हो तो आपके जो प्रत्यंचा है उसे आप ठीक से नहीं खींच पाते हो, आपके तीर की रेंज कम हो जाती है, दूसरी बात। तीसरी बात, कि अगर आप अंगूठे का इस्तेमाल करते हो तो आपके हाथ से कटने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जबकि आप अगर आप अपने दोनों उंगलियों का इस्तेमाल करते हो तो आपके हाथ से कटने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो तीर धनुष बनता है उसमें जो प्रत्यंचा होती है वह बांस की बनी होती है, जो चौड़ी प्रत्यंचा होती है और काफी तेज होती है, जो आसानी से उंगली काट सकती है। इसीलिए जहाँ तीर रखा जाता है वहां पे उंगली ना कटे, इसके लिए वहां पे डोरी लपेटा जाता है। अब यह मैं किस आधार पे कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे जो ट्रेडिशनल तीरंदाजी का सिस्टम है उसमें मुझे ट्रेनिंग मिली हुई है, तो ये मेरा एक्सपीरियंस भी है, मैंने दूसरों को तीर चलाते हुए देखा है, यानी ऑब्जर्वेशन भी है। तो आपने जो कहा वह केवल आपका एक आइडिया था, जिसके पीछे कोई एक्सपीरियंस या कोई ऑब्जर्वेशन नहीं था, इसलिए आपकी स्टडी किस में काउंट होगी? कंसेप्चुअल में। मैं जो कॉन्सेप्चुअल। कह रहा हूँ उसके पीछे मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा ऑब्जर्वेशन है, तो मेरी जो स्टडी है वो किस में काउंट होगी? एम्पिरिकल में। क्लियर है दोनों का डिफरेंस? गाइस यस दोनों का सर। डिफरेंस क्लियर है? अंगूठा कटने के कारण वह बेहतर तीरंदाज बना। कितनी अजीब बात है ना, कि आप जो सोच रहे थे उसके ठीक उल्टा मैं बोल रहा हूँ। तो क्योंकि आप जो बोल रहे थे वो एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड नहीं था, वो किस चीज के ऊपर बेस्ड था? आइडियाज के ऊपर। आपके आइडिया था कि हाँ भाई अंगूठा कट जाएगा, तो फिर अब प्रत्यंचा कैसे खींचेगा? लेकिन प्रत्यंचा खींचने में अंगूठा का इस्तेमाल करोगे तो हाथ कट जाएगा आपका। ठीक है, सबसे बड़ी बात है। और दूसरा, अंगूठे का इस्तेमाल करते हो तो रेंज आपकी कम हो जाती है, क्योंकि फिर आप चिटकी से पकड़ते हो ना, चिटकी से पकड़ोगे तो ताकत आप पूरी नहीं लगा पाओगे, तो आप प्रत्यंचा ठीक से नहीं खींच पाओगे, प्रत्यंचा ठीक से नहीं खींच पाओगे, तीरों की रेंज आपकी कम हो जाएगी, डिस्टेंस कम हो जाएगा। ये भी एक कारण है कि अंगूठे का इस्तेमाल नहीं होता है। अंगूठे से एक ही फायदा होता है कि एक्यूरेसी मिलती है, तो एक्यूरेसी का बहुत ज्यादा मतलब नहीं बनता है। ठीक है। तो आपने जो कहा वो आइडिया बेस्ड था, तो क्या होगा? कंसेप्चुअल हो गया। मैं जो कह रहा हूँ वो मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, इसलिए क्या है? एम्पिरिकल है। एक चीज नोट डाउन कर लो, द कंसेप्चुअल रिसर्च इज द ओनली एग्जाम्पल ऑफ philosophical research only example of philosophical research which is used by which is used by philosophers used by philosophers to put forward new ideas or to reinterpret or to reinterpret the existing one or to reinterpret the existing one. ठीक है। यानी इसका इस्तेमाल किस लिए हो रहा है? किसी नए आइडिया को सामने रखने के लिए होता है, या फिर किसी पुराने विचार को नए तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं।
whereas whereas all other researches which are data based which are data based can be considered as can be considered as empirical research. ठीक है. In empirical research, the systems and theory in empirical research, the systems and theories are not very important. empirical रिसर्च में जो सिस्टम की बात होती है, जो थियरी की बात होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है. वहीं कंसेप्चुअल रिसर्च में ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. ठीक है, चलिए अगला. वन टाइम रिसर्च वर्सेस लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च. वन टाइम रिसर्च वर्सेस लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च. दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर कोई रिसर्च एक बार में खत्म हो जाता है तो उसे वन टाइम रिसर्च कहते हैं, और अगर कोई रिसर्च काफी लंबे समय तक चलता रहता है तो उसे लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च कहते हैं. क्लियर है दोनों का अंतर? अगर कोई भी स्टडी एक बार में खत्म हो जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे? वन टाइम रिसर्च. और अगर कोई स्टडी काफी लंबे समय तक चलती रहेगी तो उसे हम क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च. तो नॉर्मली जो फंडामेंटल रिसर्च होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर के होते हैं. वही जो एक्शन रिसर्च होता है वह वन टाइम रिसर्च होता है. एक्शन रिसर्च एक बार में हुआ, काम खत्म हो गया. लेकिन जो फंडामेंटल रिसर्च होता है वो काफी लंबे समय तक चलता रहता है, तब जाके हमें किसी चीज के फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक की जानकारी मिलती है. इसलिए वो क्या होता है? हमारे लिए लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होता है. और जो हमारा एक्शन रिसर्च होता है वो एक बार होता है, काम खत्म हो गया तो हमारा वो वन टाइम रिसर्च हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट वन. क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक. नाम से क्या लगता है दोनों में क्या डिफरेंस होगा? डायग्नोस्टिक मतलब एक्सपेरिमेंट, मतलब एग्जामिनेशन करने के बाद कुछ सोल्यूशन तक जाना. ठीक नहीं है, या सर, क्लिनिक. कुछ इशू का पता लगाना डायग्नोस होता है और ठीक करना ठीक है, क्लिनिकल होता है। ठीक है. तो किसी भी प्रॉब्लम के पीछे क्या कॉज है, इसकी जानकारी कहाँ होती है? डायग्नोस्टिक में होती है. किसी इवेंट के पीछे क्या कॉज है, इसकी स्टडी कहाँ होती है? डायग्नोस्टिक में होती है. और किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा, यह चीज कहाँ आता है हमारे पास? क्लिनिकल में आता है. क्लियर है? यस सर। क्लियर है चीज? तो किसी भी चीज की जब हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं, जहां हम उसके कॉज एंड इफेक्ट की बात करेंगे, बेसिकली उसके कॉज की बात करेंगे तो वह डायग्नोस्टिक होगा. कारण की जांच करेंगे कि इस चीज के होने का कारण क्या है, तो डायग्नोस्टिक हो गया. और इसका समाधान, इसका सोल्यूशन क्या क्या हो सकता है, जैसे क्लिनिकल हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट वन. कंक्लूजन ओरिएंटेड वर्सेस डिसीजन ओरिएंटेड. तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, भारत में जितना भी एकेडमिक रिसर्च होता है ना, वैसे आप में से कितने लोगों ने कभी ऑपरेशन रिसर्च का नाम सुना है? ऑपरेशन रिसर्च किसे कहते हैं? वैसे आप तीनों जानते हैं इसके बारे में, मुझे लग रहा है. बताइए, ओआर किसे कहते हैं? बताइए.
ओआर किसे कहते हैं, ऑपरेशन रिसर्च किसे कहते हैं? नहीं पता सर। आप सब लोगों का सब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट क्या है? अरे सर ओआर नहीं था सर। ओआर नहीं था। मुकेश जी, आपका सब्जेक्ट क्या है? जिसमें ऑप सर जिसमें ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्टिमाइजेशन किया। तो ऑपरेशन रिसर्च एक ऐसा मेथड है जिसका इस्तेमाल करके कोई भी कंपनी अपने रिसोर्सेज के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन को इंश्योर करने का प्रयास करती है। ठीक है, क्लियर है चीज? गाइस जस्ट अ मिनट। ठीक है, सो हम लोग बात कर रहे थे, ऑपरेशन रिसर्च का इस्तेमाल नॉर्मली कंपनीज करती हैं यह जानने के लिए कि वो अपने रिसोर्सेज को का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कैसे कर सकती है, अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन वो किस तरह से कर सकती हैं ताकि उनको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। रिसोर्स को ऑप्टिमली यूटिलाइज करोगे तो प्रॉफिट आपका मैक्सिमाइज होगा। इसी कंसेप्ट पे ऑपरेशन रिसर्च काम करता है। तो ऑपरेशन रिसर्च जो है वह एक तरह का डिसीजन ओरिएंटेड रिसर्च है, यानी वहाँ डिसीजन लिया जाता है कि आपको कैसे काम करना है। तो जब भी आप कोई भी ऐसा रिसर्च करते हो जहाँ पे पहले से इस चीज को हमें तय करते हैं कि, यानी जहाँ उस रिसर्च का उपयोग पहले से तय है, उस रिसर्च का उपयोग क्या होना है, तो उससे हम क्या कहेंगे? डिसीजन ओरिएंटेड रिसर्च कहते हैं। यानी किसी भी रिसर्च के स्टार्ट होने के पहले अगर उसका उपयोग तय है, इस रिसर्च के पूरा होने के बाद, इस शोध के पूरा होने के बाद हम इसका यह उपयोग करने वाले हैं, उसे क्या कहा जाएगा? डिसीजन ओरिएंटेड कहा जाएगा। इसमें कोई डाउट गाइस? इसमें कोई डाउट? लेकिन वही, अगर किसी रिसर्च के होने के पहले अगर हमें ये नहीं पता है कि रिसर्च हमारा करने के बाद उसका कोई इस्तेमाल होना भी या नहीं होना है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? उससे हम क्या कहेंगे बताइए? उसे कंक्लूजन ओरिएंटेड रिसर्च कहेंगे। ठीक है गाइस, सो नोट डाउन कर लो थोड़ा सा। अगर शोध प्रारंभ करने के पहले शोध की उपयोगिता तय नहीं है तो उसे कंक्लूजन ओरिएंटेड रिसर्च कहते हैं, यानी निष्कर्ष आधारित रिसर्च कहते हैं। और सर अगर दोबारा बोलना सर आप। अगर शोध प्रारंभ करने के पहले उसकी उपयोगिता सुनिश्चित नहीं है तो उसे, या उसका उपयोग सुनिश्चित नहीं है तो उसे कंक्लूजन ओरिएंटेड रिसर्च कहते हैं। भारत में भारत में अधिकांश एकेडमिक शोध, अकादमिक जो शोध होते हैं वह कंक्लूजन ओरिएंटेड होते हैं, वह कंक्लूजन ओरिएंटेड होते हैं। देख, ठीक है, क्लियर है इश्यूज? भारत में जितने भी अकादमिक रिसर्च होते हैं वो सब क्या होते हैं? आपको कंक्लूजन ओरिएंटेड रिसर्च होते हैं। वहीं वहीं अगर शोध प्रारंभ होने के पहले
शोध प्रारंभ होने के पहले जब शोध की उपयोगिता तय की जाती है, जब शोध की उपयोगिता तय की जाती है तो उसे उसे डिसीजन उसे उसे डिसीजन ओरिएंटेड रिसर्च कहते हैं। रिपीट कर रहा हूं, यदि शोध प्रारंभ होने के पहले शोध की उपयोगिता तय की गई है, सुनिश्चित है, तो उसे डिसीजन ओरिएंटेड रिसर्च कहते हैं। ऑपरेशन रिसर्च ऑपरेशन रिसर्च इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। ऑपरेशन रिसर्च इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। क्लियर है? इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान के क्षेत्र में सीएसआईआर सीएसआईआर बच्चों से सीएसआईआर बहुत सारे बहुत सारे प्रोजेक्ट कराता है। सीएसआईआर बहुत सारे प्रोजेक्ट कराता है जो 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 डिसीजन ओरिएंटेड रिसर्च के जो डिसीजन ओरिएंटेड रिसर्च के डिसीजन ओरिएंटेड रिसर्च के अच्छे उदाहरण हैं। ठीक है, दोनों का डिफरेंस क्लियर है गाइस? दोनों का डिफरेंस क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट वन, क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव। द क्वांटिटेटिव रिसर्च द क्वांटिटेटिव रिसर्च थोड़ा सा लिख लो पहले फिर आगे बढ़ेंगे। द क्वांटिटेटिव रिसर्च is based on is based on measurement of quantity. The quantitative research is based on the measurement of quantity. Based on the measurement of quantity. ठीक है? Whereas the qualitative research is based on the study of quality. The study of behavior. A, a good example. The study of behavior is a good example of
बोलो क्वालिटेटिव रिसर्च, a good example of qualitative research. Whereas most of others, are quantitative in nature. ठीक है, इसको हम कहते हैं संख्यात्मक और गुणात्मक. क्या कहते हैं? संख्यात्मक और गुणात्मक. ठीक ना? तो जब भी कोई चीज संख्या आधारित होती है तो उसे संख्यात्मक अध्ययन कहते हैं, और जब गुण आधारित होता है तो गुणात्मक अध्ययन कहते हैं. यानी जहां भी हम गुणों की बात करते हैं, जहां जो हमें डेटा मिलता है वो गुणों के फॉर्म में मिलता है, यानी गुड, बैड, वर्स, बेटर, बेस्ट, इस तरह से अगर कहीं डेटा मिल रहा है हमें, तो वह क्या होगा? हमारा गुणात्मक अध्ययन होगा. और जहाँ नंबर्स के फॉर्म में, संख्याओं के रूप में डेटा मिलेगा, वह क्या होगा? हमारा संख्यात्मक रिसर्च होगा. क्लियर है दोनों का डिफरेंस? सामान्य तौर पर जो मनुष्य का व्यवहार होता है, उसका जो अध्ययन होता है वह गुणात्मक होता है. ठीक है, किसी भी चीज के गुणों का जब अध्ययन किया जाता है, क्वालिटी का टेस्ट किया जाता है, तो वह गुणात्मक अध्ययन होता है. बाकी जितने भी अध्ययन होते हैं वो संख्यात्मक होते हैं. ठीक है गाइस, कोई डाउट इसमें? नो सर। आगे चले इससे. चलिए इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं. नेक्स्ट वन. इन्फरेंशियल इन्फरेंशियल एक्सपेरिमेंटल एंड सिमुलेशन. इन्फरेंशियल, एक्सपेरिमेंटल एंड सिमुलेशन. चलो इन तीनों में क्या डिफरेंस होगा आप लोग बताओ. इन्फरेंशियल किसे कहेंगे, एक्सपेरिमेंटल किसे कहेंगे, और सिमुलेशन किसे कहेंगे? एक्सपेरिमेंट तो मतलब सर करके सीखना या फिर करके बताना। ठीक है. और सिमुलेशन मतलब एक ऐसा माहौल तैयार करना जिसके अंदर हम्म. मतलब डमी माहौल तैयार करना जो रियल जो रिप्लिका होता है, मतलब ठीक वैसा ही। अब बताइए. देखो, इन तीनों के बीच का बेसिक डिफरेंस जो है वह इनके मीनिंग में छुपा हुआ है. वो इनके मीनिंग में, इनके अर्थ में छुपा हुआ है. ठीक है. तो तीनों में अंतर क्या है? देखो, इन्फरेंशियल रिसर्च जो होता है, तो इन तीनों का जो अर्थ है इन तीनों के नाम में छुपा हुआ है. इन्फरेंशियल रिसर्च में क्या होता है कि वहाँ वेरिएबल्स के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता. वेरिएबल्स जो हैं, तुम्हारे पास कितने वेरिएबल होते हैं? रिसर्च से कितने वेरिएबल होते हैं बताइए? रिसर्च से कितने वेरिएबल्स होते हैं बताइए? अब सब लोग जानते हैं, बताइए. रिसर्च से कितने वेरिएबल्स होते हैं? 3 सर। कौन कौन से? इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड इंटरवेनिंग। इंटरवेनिंग, बिल्कुल ठीक है. वेरी गुड. तो ये जो रिसर्च के डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं,
इंडिपेंडेंट वेरिएबल वह वेरिएबल होता है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल वह वेरिएबल होता है जो इंडिपेंडेंट में के ऊपर डिपेंड करता है, और इंटरवेनिंग वेरिएबल्स वह वेरिएबल होते हैं जो इन दोनों को कोरिलेट करने का काम करते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट नो सर। गाइस? इसमें कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, तो अब हमारे पास सबसे बड़ी बात ये आती है कि अगर हमारा वेरिएबल्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, चरों के ऊपर कोई कंट्रोल नियंत्रण नहीं है, तो उसे हम इन्फेरेंशियल रिसर्च कहते हैं। यानी जितने भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो गया, एनालिटिकल रिसर्च हो गया, इस तरह जितने भी रिसर्च हैं वो सब किस कैटेगरी में आ जाएंगे? इनके इन्फेरेंशियल कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, व्हेन द रिसर्चर हैव फुल कंट्रोल ओवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी जब हमारे पास मैनिपुलेटिंग पावर, यानी बदलाव करने की क्षमता हो, तब उसे हम क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? हम एक्सपेरिमेंट टर्म तभी यूज कर सकते हैं जब हम वेरिएबल्स को मॉडिफाई कर सकते हो। अगर हम वेरिएबल को मॉडिफाई नहीं कर सकते तो हम एक्सपेरिमेंट टर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ध्यान में रखिएगा। गाइस ये चीज क्लियर है? एक्सपेरिमेंट टर्म का इस्तेमाल केवल तभी होगा जब हम वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकते हो। अगर हम वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं कर सकते तो हम एक्सपेरिमेंट टर्म का इस्तेमाल नहीं करें। क्लियर है ये चीज? यस सर। ठीक है, तो जहां भी मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स आ जाए तो वह चीज क्या होगी? एक्सपेरिमेंट हो जाएगी। तो एक्सपेरिमेंट में हम वेरिएबल्स के बीच के कैजुअल रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं। एक वेरिएबल दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है, एक दूसरे को कैसे बदलता है, इस सबकी स्टडी कहाँ होती है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होती है। कई बार यहाँ कॉज एंड इफेक्ट की बात भी आती है। ठीक है, किसी भी चीज का कारण क्या है, उसका परिणाम क्या है, इसकी बात भी कई बार आती है हमारे पास। ठीक है, अब बात करते हैं सिमुलेशन की। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफ एन आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट, यह सिमुलेशन में आता है। यानी किसी पास्ट की घटना की स्टडी करने के लिए जब हम एग्जैक्टली वैसी ही एनवायरनमेंट, वैसा ही कंडीशन बनाते हैं और फिर हम उसका अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सिमुलेशन कहते हैं। सिमुलेशन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल ट्रेनिंग में भी होता है, ट्रेनिंग पर्पस के लिए भी होता है। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो आप लोगों ने इस पे ध्यान दिया होगा कि सिमुलेशन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल जो होता है वो ट्रेनिंग में भी होता है। जैसे जो लोग फाइटर प्लेन की ट्रेनिंग करते हैं या प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग करते हैं, डायरेक्टली फाइटर प्लेन में नहीं बैठा जाता, पहले उन्हें इस मशीन पे स्टार्टिंग की ट्रेनिंग मिलती है, उसे हम सिमुलेटर कहते हैं। ऐसे ही आपको अगर स्पेस में जाना है तो पहले आपको जीरो ग्रेविटी में रहना पड़ता है कुछ समय के लिए, ताकि आपकी बॉडी जो है उसको लेके एडजस्ट हो सके। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? सिमुलेशन कहते हैं। तो किसी भी चीज की स्टडी के लिए एग्जैक्टली वैसे ही स्थितियां बनाना, और आजकल सिमुलेशन जो है वह कंप्यूटर पे बहुत ज्यादा होता है। कंप्यूटर में हम एग्जैक्टली वैसे ही स्थितियां बनाते हैं और फिर हम उसे देखते हैं। जैसे शायद कैड करके कोई सॉफ्टवेयर है, उसका इस्तेमाल होता है। मान लो कोई बिल्डिंग की डिजाइन है, तो वह बिल्डिंग की डिजाइन जो है वह किस लेवल तक के अर्थक्वेक को, भूकंप को झेल सकती है, इसके लिए हम उसे कहाँ चेक करते हैं? कंप्यूटर पे चेक करते हैं। तो सब किसके द्वारा होता है? सिमुलेशन के द्वारा होता है। तो जब भी हम किसी पास्ट या फ्यूचर की स्टडी के लिए, ध्यान रखना, सिमुलेशन में पास्ट या फ्यूचर दोनों आता है। ठीक है, पास्ट की स्टडी भी हम कर सकते हैं प्लस फ्यूचर की स्टडी भी कर सकते हैं। केवल हम यहाँ पे प्रेजेंट की स्टडी नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो पास्ट या फ्यूचर की स्टडी के लिए जब हम वैसा ही इन्वायरमेंट तैयार करके उस चीज की स्टडी करते हैं तो उसे सिमुलेशन रिसर्च कहा जाता है। क्लियर है? कोई डाउट गाइस? तीनों का डिफरेंस क्लियर है? यस सर। यस सर। मुकेश जी क्लियर है? यस सर। चलो बढ़िया, समझ में आ रहा है ना? यस सर। आगे चले। ठीक है, तो यह कुछ रिसर्च के सर्टेन टाइप्स हैं जिसके बारे में हमारा जानना जरूरी है। ठीक है,
इसके अलावा एक दो चीजें और भी हमें जाननी है, जरा उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। ठीक है। केस स्टडी किसे कहते हैं बताइए। केस स्टडी किसे कहते हैं। सर एक प्रॉब्लम होती है, उसको मतलब एक क्वेश्चन ठीक के है। फॉर्म में दे देते हैं और फिर बताते हैं कि आपके हिसाब से सॉल्यूशन क्या होगा इसका। नहीं, केस स्टडी में जो हम रिसर्च की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड वे में केस स्टडी का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी घटना डेटा का कलेक्ट किसी इंडिविजुअल के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करते हैं, when we do the study of the impact of an event on an individual, whether it is a person or a phenomena or a group, but individual count होगा, एक count होगा, that is called a case study। ठीक है। जैसे मान लो कि अ, मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि भारत में बहुत सारी जगहों पे पहले बहुत ही घना जंगल हुआ करता था। हजारीबाग का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, याद है। चाय की खेती और हजारीबाग एग्जांपल याद है गाइस। यस सर। चाय की खेती वाला जो हमारा एग्जांपल है, तो वहां पे चाय की खेती हजारीबाग से क्यों खत्म हो गई, अगर हम इसका अध्ययन करें कि किस तरह से डिफोरेस्टेशन के कारण, ठीक है, चाय की खेती वहां से खत्म हो गई, तो किसका एग्जांपल होगा, केस स्टडी का एग्जांपल होगा। वैसे ही अगर हम स्टडी करें कि डिफोरेस्टेशन के कारण किस तरह से ऊटी में आज की डेट में हमें एसी की जरूरत पड़ रही है, ये भी क्या होगा, हमारे लिए केस स्टडी होगा। ठीक है। तो किसी भी घटना का इम्पैक्ट क्या होता है किसी इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल मतलब एक आदमी हो गया, एक होमोजेनस कंडीशन हो गया, एक फिनोमेना हो गया, एक ग्रुप ऑफ पर्संस हो गया, कोई प्लेस हो गया, उसे हम सबको इंडिविजुअल में ही काउंट करते हैं। तो उसके ऊपर उसका असर क्या है, इसका अध्ययन क्या होगा, हमारे लिए केस स्टडी होगा। ठीक है। केस स्टडी के बाद जो अगली इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास आती है, वह आती है इथनोग्राफिक स्टडी। इथनोग्राफिक स्टडी। ठीक है। जब भी कोई रिसर्च इथनोग्राफी के ऊपर डिपेंडेंट होता है, इथनोग्राफी का मतलब क्या होता है गाइस, इथनोग्राफी का मतलब क्या होता है। नहीं पता सर। नृवंश विज्ञान या मानव जाति विज्ञान। तो जब हम इसे कहते हैं इथनोग्राफी, जब हम मानव जाति का अध्ययन करते हैं, नृवंश का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, इथनोग्राफिक स्टडी कहा जाता है। तो बेसिकली इथनोग्राफी का मतलब होता है किसी कल्चरल ग्रुप के बारे में या किसी ट्राइब के बारे में, किसी कल्चरल ग्रुप या किसी ट्राइब के बारे में डॉक्यूमेंट होता है, उसे हम क्या करते हैं, उसे हम क्या करते हैं, इथनोग्राफी का। क्लियर है, श्योर है। यस सर। अगर हम इसको डेफिनेशन के लिहाज से देखें तो रैंडम हाउस डिक्शनरी ने इसे डिफाइन करते हुए कहा है, इट इज अ ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी डीलिंग विद द साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिविजुअल कल्चर। किसी इंडिविजुअल यानी किसी कल्चर यानी संस्कृति का जो वैज्ञानिक अध्ययन है, उसे हम इथनोग्राफिक स्टडी कहते हैं। क्लियर है सबको, श्योर है, श्योर है गाइस। यानी किसी भी कल्चर का जो यस अध्ययन सर। होता है, उसे हम इथनोग्राफिक स्टडी कहते हैं। यस सर। ठीक है। अब इथनोग्राफिक स्टडी के स्टेप्स क्या क्या होते हैं, यह लिख दो, यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके स्टेप्स अलग होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है,
आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, इसके बाद आता है लिटरेचर रिव्यू। इसका से क्या आता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट, यानी किसका अध्ययन करना है हमें। सामान्य टर्म में कहें तो सैम्पलिंग। इसके बाद अगली चीज हमारे पास क्या आती है? ज्वाइनिंग द ग्रुप, एंड डिफाइनिंग वंस रोल, यानी किसी ग्रुप को ज्वाइन करना, उसमें अपना रोल तय करना। डेवलपिंग रिलेशंस, तो रिलेशन डेवलप करने की बात नहीं होती, उसे मेंटेन करने की बात भी होती है। डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशन कह सकते हो। डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन हो गया, ठीक है। डेटा कलेक्शन में हम ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरव्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फिर डेटा एनालिसिस, अभी बना रहे। क्या कह रहे हो? हो सर, हो सर। इसके बाद से आता है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, डेटा को एनालाइज करना, उसे इंटरप्रेट करना, ठीक है। और फाइनली रिपोर्ट राइटिंग। इसके 8 स्टेप्स होते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो एक बार इस वीडियो को आप देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी किसी भी स्थान पर किसी कल्चरल ग्रुप की स्टडी को हम इथनोग्राफिक स्टडी कहते हैं, ठीक है। क्लियर है सबको? यस सर। चलिए सर, थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्या क्या हो गया हमारे पास? इतने तरह के रिसर्च हमारे पास हो सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, जो कि आगे क्लास में आएगा। देखो, पॉजिटिविज्म एक ऐसी थियरी है जिसे ऑगस्टे कॉम्टे ने डेवलप किया था। एक जर्मन फिलोसफर थे, उन्होंने इसे डेवलप किया था, ठीक है। बड़ी ही महत्वपूर्ण थियरी है कई मायनों में, ठीक है ना। लेकिन इसका जो मुख्य यहाँ पे हमारी जो मुख्य चीज है यहाँ पे, जिसके बारे में जानना हमारे लिए जरूरी है, यह कैसे फंक्शन करती है। तो इस सिद्धांत के अनुसार इसका यह मानना है कि केवल हम उसी चीज को ज्ञान मान सकते हैं जिसे हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं। एंड जो हमारे पास मेथड मेथोडोलॉजीज अवेलेबल हैं, उसके आधार पर हम जिस चीज को प्रूव कर सकते हैं केवल उसे ही ज्ञान माना जाएगा। अगर हम किसी चीज को प्रूव नहीं कर सकते तो उसे हम ज्ञान नहीं मानेंगे। क्लियर है? क्लियर है गाइस? हमारे पास जो एक सॉरी हमारे पास
जो एक महत्वपूर्ण चीज आती है पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म को लेकर, वह क्या आता है, इसे हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है। तो जहां भी पॉजिटिविज्म का मतलब ये है कि हम केवल उसी चीज को ज्ञान मानेंगे जिसको हम साइंटिफिकली या किसी भी साइंटिफिक मेथड के द्वारा प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। इसका असर ये हुआ कि भारत का या पुराने समाज का जो भी ज्ञान था, उस ज्ञान को इन्होंने ज्ञान मानने से मना कर दिया। ठीक है। आगे चल के थोड़ा जब समय आगे बढ़ा, तो जो इसके फॉलोअर्स थे, इसमें वार्नर हाइजेनबर्ग जैसे लोग भी शामिल थे। ठीक है। पॉजिटिविज्म को हिंदी में प्रत्यक्षवाद कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्रत्यक्षवाद। ठीक है। और इसे कहते हैं उत्तर प्रत्यक्षवाद। तो पॉजिटिविज्म को लेकर इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं वह है कि यह ऑन्टोलॉजी के ऊपर बात करता है। ठीक है। ऑन्टोलॉजी का मतलब होता है सत्ता मीमांसा। ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है यह है कि इन्होंने यह माना कि केवल उसी चीज को हम ज्ञान करेंगे, ज्ञान मानेंगे जिसको हम साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। और इन्होंने कहा कि विज्ञान जो है नियतात्मक है, साइंस इज डिटर्मिनिस्टिक। विज्ञान जो है यांत्रिकी है, इट मीन साइंस इज मैकेनिस्टिक। ठीक है। विज्ञान जो है विविध विधियों का उपयोग करता है, इट यूजेस डिफरेंट मेथड्स। विज्ञान अनुभववाद से संबंधित है, इट मीन्स इट इज रिलेटेड टू एम्पिरिसिज्म। ठीक है। लेकिन इसके साथ दिक्कत ये हो गई कि इसके आधार पर जब लोगों ने अध्ययन करना शुरू किया तो बाकी भारत के या जो क्रिश्चियनिटी के पहले के ज्ञान विज्ञान थे यूरोप के, वो सारे के सारे इन्होंने नकार दिए। ठीक है। इसके बाद वार्नर हाइजेनबर्ग जैसे लोग आए और बाकी सारे लोग आए। अब वो लोग भी इसी चीज को फॉलो करते थे, बट उसी बीच में वार्नर हाइजेनबर्ग ने एक थ्योरी दिया जिसे हम कहते हैं स्पेस टाइम थ्योरी। उसमें यह होता है कि अगर हम स्पेस को फिक्स करते हैं तो टाइम फिक्स नहीं हो सकता, और टाइम को फिक्स करते हैं तो स्पेस फिक्स नहीं हो सकता। अब उनकी यह जो थियरी थी उस समय के ऊपर जो वैज्ञानिक उपकरण थे उसके आधार पर प्रूव नहीं की जा सकती थी। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, तब मेरी थियरी तो सही है, इसका मतलब ये है कि जिस कंसेप्ट का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो कंसेप्ट ही गलत है। और फिर यहाँ से आगे पोस्ट पॉजिटिविज्म की शुरुआत होती है। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म में उन चीजों को भी ज्ञान मानना इन्होंने शुरू किया जो वर्तमान टूल्स या टेक्निक के द्वारा प्रूव नहीं हो सकते, लेकिन भविष्य में उनको प्रूव करने की हमारे पास क्षमता हो सकती है। क्लियर है चीज? श्योर है गाइस? श्योर है? यस सर। चलिए फिर ठीक है। तो आज की क्लास को इसी पॉइंट पे रोकते हैं और फिर मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। गुड इवनिंग गाइस, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट सर।